कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस जंग का दायरा और बढ़ने की आशंका है। वजह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी। पुतिन ने धमकी दी है, अगर अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबी दूरी के मिसाइल को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं तो इसे नाटो का जंग में सीधी दखलंदाजी माना जाएगा। पुतिन ने कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस पूरे मुद्दे को बेहतर तरीके से जानने और समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पूर्व डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के सीनियर फेलो ग्रुप कैप्टन डीके पांडे। अशोक सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है सर जी। जो पुतिन की जो धमकी है रूस के राष्ट्रपति को, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मेरे विचार से पहले बहुत शुक्रिया आपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं तो ये समझता हूं जो पुतिन की जो भी धमकियां हैं उनको ड्यू सीरियसनेस से देखा जाए। हालांकि जो एक वॉर पार्लेंस है, डिफेंस सिक्योरिटी पार्लेंस है, उसमें इसको डिफेंस डिटरेंस स्ट्रेटेजाइजिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपको याद है जो जब शुरुआत हुई था, ये युद्ध शुरू हुआ था फरवरी 2022 में, उसके बाद बहुत बारी चेतावनी दी गई राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से, सर्गेई लाव्रोव की तरफ से, उस समय उनके रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की तरफ से, जो अगर हमारे ऊपर कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आएगा तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने में भी चूकेंगे नहीं। तो इससे जो पश्चिमी देश थे काफी हद तक वो पीछे लगे रहे और उन्होंने केवल डिफेंसिव वेपन्स दिए यूक्रेन को। और इससे मैं समझता हूं पिछले 2-2.5 साल में रूस को काफी इसका फायदा हुआ है, क्योंकि बिना अपनी टेरिटरी पर अटैक्स को झेलते हुए रूस वहां पर यूक्रेन की टेरिटरी में जाकर उसने काफी क्षेत्र में करीब 18-20% जो क्षेत्र है यूक्रेन की टेरिटरी का, उसके ऊपर उसने अपना कब्जा कर लिया है। तो यह भी उसी प्रकार का मैं समझता हूं जो अपने डिटरेंस को स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, जो अगर आपने ऐसा किया तो आप इसका अंतिम परिणाम चुकाने के लिए, अंतिम परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जो अमेरिका और यूके में ये बड़ा फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, जो क्या यूक्रेन को ये अनुमति दी जाए या न दी जाए। और मैं समझता हूं ये इसी का कारण है, क्योंकि रूस ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। तो अब हमें देखना होगा जो अंतिम निर्णय अमेरिका का और यूके का क्या निकलता है इसके बारे में, और उसी पर फिर आगे देखा जाएगा जो रूस उसके ऊपर क्या अपना रिएक्शन पेश करता है। ग्रुप कैप्टन पांडे, क्या हम ये समझें कि जो रूस की जो धमकी थी उसी का असर हुआ कि अमेरिका जो है और इंग्लैंड की बात करें, दोनों ने जो है इस फैसले को टाल दिया कि लंबी दूरी के जो मिसाइल है उसके इस्तेमाल करने की इजाजत यूक्रेन को ना दिया जाए फिलहाल? देखिए, ये शाब्दिक रूप से तो ये सही प्रतीत होता है, लेकिन अगर देखें और थोड़ा सा गहराई में जाएं, अगर जो लंबी दूरी की डीप पेनिट्रेशन मिसाइल्स की चर्चा हो रही है, उनके प्रयोग के लिए सैटेलाइट की आवश्यकता भी होगी, और वो सैटेलाइट जो है अमेरिकन सैटेलाइट्स होंगे। तो अभी तक तो देखिए डायरेक्टली अमेरिका का या नाटो कंट्रीज का डायरेक्टली युद्ध में देखिए उन्होंने मुहैया कराए हथियार, लेकिन सीधे उनका ऑपरेशंस एग्जीक्यूशन ऑपरेशन में रोल नहीं रहा। लेकिन अगर ये एटीसीएम
यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और स्टॉर्म शैडो की बहुत चर्चा हो रही है, जो कि अगर इनका प्रयोग करते हैं तो इनके प्रिसीजन अटैक के लिए, कोलेटरल डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए और स्ट्रेट इसका पाथ मेंटेन हो, टारगेट को भेज सके, उसके लिए मिसाइल्स की गाइडेंस की जरूरत होगी। तो अगर सॉरी सैटेलाइट की गाइडेंस की जरूरत होगी। जो ही अमेरिकन सैटेलाइट्स का उपयोग होता है तो निश्चित रूप से रशिया के पास कूटनीतिक तौर पर ये कहने का हक हो जाता है कि अब उनका जो है इनमें समावेश हो गया है। और अब एक और मजेदार चीज है कि जो रेड लाइंस ड्रॉ की हुई है रशिया ने कि भाई अगर ये होगा तो हम जो है न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे। देखिए, हम देख रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद न्यूक्लियर आर्म्स का प्रयोग, न्यूक्स का प्रयोग नहीं हुआ है और ये अच्छी बात है और आगे भी नहीं होगा, ये मेरा आकलन है। क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है पूरी मानवता को। लेकिन ये न्यूक्लियर हथियार जो है आज मिलिट्री के सैन्य हथियार नहीं रहे, ये एक राजनीतिक और कूटनीतिक हथियार बन गए हैं। तो बहुधा चर्चा होती रही। देखिए, अगर देखा जाए 24 फरवरी के बाद 22 से इतनी बार घोषणा की जा सकती है न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, लेकिन सबको पता है कि ये जो है इतना आसान नहीं। लेकिन अगर आपने डीपेनिट्रेशन का मिसाइल का छूट दे दी तो निश्चित रूप से पीछे रशिया को हटना होगा, क्योंकि कोई भी देश जो है क्षति नहीं चाहता। पीछे कितना हटेगा, मरता क्या ना करता ही कंडीशन पहुंचेगा। जब दीवार पर कोई आदमी को धक्का देते दीवार पर जाएगा तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ेगा तो उसके पास जो भी इफेक्टिव जो हथियार होगा उसका प्रयोग करेगा। निश्चित रूप से न्यूक्लियर आर्म्स की संभावना उससे बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ा जो डर है, अगर डीपेनिट्रेशन मिसाइल्स की छूट दे दी जाती है यूक्रेन को इस्तेमाल करने के लिए, तो वो जो क्षति होगी और इसका एस्केलेशन का जो दारोमदार होगा। कहा जा रहा है कि डेटरेंस के रूप में ये इफेक्टिव होता है। कहा जाता है कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट, ताकि हम बढ़ाए चीजों को, ताकि वो चीजें कम हो जाए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं रहा है। हम 2.5 साल से देख रहे हैं कि किस प्रकार से चीजें जो है वो समीकरण विषम होती जा रही है। लेकिन सर, अशोक सर, इसको पुतिन की धमकी को आप एक कोरी धमकी नहीं मान सकते हैं। अगर आपको याद होगा कि फरवरी 2022 में पुतिन ने साफ तौर पर यूक्रेन को कहा था कि आप नेटो में शामिल होने की कोशिश न कीजिए, अगर आप कोशिश कीजिएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। पुतिन ने कार्रवाई किया और यहां भी कहा यह जा रहा है कि अगर लंबी दूरी की मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई तो पुतिन कार्रवाई करेंगे। ये ब्रिटेन के जो कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं वह भी इस बात को कह रहे हैं कि पुतिन की धमकी को आप हल्के तौर पर नहीं ले सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हल्के तौर पर नहीं ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जो पश्चिमी देश हैं या और यूक्रेन है, ये भी हल्के तौर से नहीं ले रहे हैं। परंतु उसके पहले राजीव जी, जो आपने कहा है उससे पहले मैं यह कहना आपको बताना चाहूंगा, जब सारी पश्चिम इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो CIA हो, चाहे वो MI6 हो वगैरह, वो 2021 के आखिर से ये कह रही थी जो रूस अटैक करने वाला है, उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो कह रही थी रूस अटैक करने वाला है। परंतु रूस हमेशा यही कहता था जो ये तो हमारी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज है, जापद 1 है, जापद 2 है, हम यहां से कर रहे हैं। जो यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं, जो बेलारूस में है, वो हमारी जॉइंट एक्सरसाइज, हमारा कोई इरादा नहीं है अटैक करने का, ये हमारी अपनी इंटरनल एक्सरसाइज है। आपको ये बिल्कुल याद होगा, आपके सुनने वालों को, देखने वालों को ये बिल्कुल याद होगा। तो इसीलिए देखिए, जब जंग चल रहा होता है तो तब ये वाली नॉर्मल चीजें होती हैं, धमकी देना, चेतावनी देना, ये कहना जो हम ये कर लेंगे। परंतु ये मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो देखिए न्यूक्लियर, और मैं हमेशा से ये मेंटेन करता आया हूं, जो न्यूक्लियर वेपन्स का तो कहीं भी इस्तेमाल होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और आप देख भी रहे हैं, जो वहां पर आपने देखा है, करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इन्होंने कुर्स्क में अपना इन्होंने एरिया सारा जो है वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। परंतु अभी तक क्या उसका वो हुआ है, क्या रिस्पॉन्स रहा है? वो ना तो वहां पर आकर अपने उसको फ्री कर पाए हैं, ना उसको छुड़ा पाए हैं, और जो है एट्रिशन के तरीके से जो यूक्रेन में है, वहां पर चाहे पक्रोव्स्क हो या और जो जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो उनकी अपनी टेरिटरी को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर्स, अब इससे ज्यादा प्रोवोकेशन क्या हो सकता है? परंतु फिर भी अब रूस जानता है, वो चेतावनी देगा, धमकी देगा, जितना वो उससे अपना हाथ पीठ के पीछे यूक्रेन बांधकर ये जंग लड़ता रहेगा, केवल डिफेंसिव उस पर लड़ता रहेगा,
तो ठीक है, परंतु अगर कोई ऑफेंसिव होता भी है तो मेरे विचार से इसको मेजर्ड तरीके से लेना चाहिए। ये नहीं जो वहां से एक धमकी हुई तो उसका बिल्कुल पूरी तरीके से इनको इसका रिस्पांस अपने एक्शंस में लेकर आना चाहिए। लेकिन सर रूस जो है इसको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि महत्व नहीं दे रहा है। उसकी जो भी स्ट्रेटजी कह लीजिए, लगातार क्यू पर हमला किए जा रहा है, कुछ पर भी हमला कर रहा है। जो उसकी स्टडी है वो कोई जगह खाली नहीं कर रहा है। जैसा यूक्रेन कह रहा था कि इससे दबाव होगा, लेकिन रूस पर दबाव तो उल्टे और ज्यादा हमला करने लगा यूक्रेन पर। सर अशोक सर जी, ये मेरे से आप प्रश्न पूछ रहे हैं? जी जी हाँ जी, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए वो एक चाहे वो टैक्टिकल एक्सरसाइज रहा होगा जो वो कुर्स्क के अंदर गए हैं और उन्होंने वो एरिया ऑक्यूपाई किया है और उन्होंने ये कहा जो रूस को वहां से अपने जो अटैक कर रहा है उधर से उसको अपने जो सोल्जर्स हैं, अपने जो आर्मामेंट्स हैं, एमिनिशन है, फोर्सेस हैं, हटाने पड़ेंगे कुर्स्क में लाने के लिए। परंतु रूस ने ऐसा किया नहीं है। परंतु क्योंकि यूक्रेन वहां पर करीब 1000-1500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर अभी तक बना हुआ है, तो इससे आप देखिए पूरी दुनिया में रूस का क्या प्रेस्टीज है, क्या उसका इन्फ्लुएंस है, क्या उसका स्टेटस है, जो यूक्रेन 2-2.5 साल के बाद भी रूस के अंदर जाकर एंटर कर सकता है और उसकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके महीने से ऊपर वो उसके ऊपर बैठा हुआ है और रूस उसको निकालने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं जो रूस जैसा भी कह ले, जो हम बहुत उधर से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, इतना हमने एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है, परंतु फिर भी वो दबाव के अंदर जरूर है और पूरी दुनिया में उसका जो इमेज है उसके ऊपर यकीनन एक प्रभाव पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ा है उसकी इमेज पर। गुरुकृष्ण पांडे, क्या यही दबाव का नतीजा है कि रूस घबराया हुआ है? ये जो लंबी दूरी का मिसाइल है, स्टॉर्म शैडो मिसाइल इसको कहते हैं, आखिर ये है क्या जिसे रूस को लग रहा है कि उसके अंदर अगर मार करने की इजाजत दे दी गई यूक्रेन को तो तबाही मच सकता है, बर्बाद हो सकता है रूस? क्या है आखिर ये? देखिए, उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिर यूक्रेन इन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को मांग क्यों रहा है, क्योंकि रशिया ने ग्लाइड बॉम्ब्स का बहुत सफलतापूर्वक प्रयोग किया है और ये मिसाइल्स जो उनकी जो फ्रंट लाइन है यूक्रेन की उस पर बहुत इफेक्टिव रही हैं। तो यूक्रेन इनसे परेशान रहा है कि इनको किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और जहां से ये ग्लाइड बॉम्ब्स जहां से जिन एयरफील्ड से उनको लॉन्च किया जा रहा है उनको जो है वो भेजा जाए। ध्यान रहे कि जो स्टॉर्म शैडो है इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर है और F-16 के साथ जाके आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। और मजेदार चीज क्या है, ये मिसाइल जब लॉन्च की जाती है तो ये टेरेन हगिंग मोड में जाती है, यानी कि बहुत नीचे रहती हैं जिसको कि डिटेक्ट करना आसान नहीं है। और साथ में डिटेक्ट करने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 1 मैक, एग्जैक्टली 0.95 मैक होती है और इसकी कॉस्ट भी जो है $1 मिलियन है। सोचिए कितनी मिसाइलें लॉन्च करेंगे आप। खैर ये तो रही बात की गणित की, लेकिन जब ये मिसाइल हगिंग कंडीशन में जाएंगी और भेदेंगी, और कहा जाता है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स जो है वो बहुत ही वेल डिफेंडेड जो टारगेट्स हैं उनको भेदने में बहुत ही सक्षम है। एक और इसमें जो है वो लिमिटेशन आती है कि बहुत ज्यादा मिसाइलें ये मिसाइलें दी गई हैं यूके द्वारा और ये एंग्लो फ्रेंच मिसाइल है और फ्रांसीसी इसको स्कैल्प के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग जो है चर्चा करते हैं स्कैल्प मिसाइल भी दी गई हैं। तो ये मिसाइलें बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है यूके के पास, उनके पास बहुत थोड़ी सी बची है, तो बहुत ज्यादा मिसाइलें मिल पाएंगी इसका मुझे जो है अनुमान कम लगता है। दूसरी बात कि अभी 2 दिन पहले जो है ATCMs यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को रशिया ने अपने माध्यम से, अपने हथियारों के माध्यम से भेजा है। 2 मिसाइलों के क्लेम किया गया है। तो देखा जाए तो ऐसा नहीं कि मिसाइलें आने के बाद पूरी डायनामिक्स चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन डेफिनेटली वो जो अंदर पैनापन आएगा, जो पेनिट्रेशन होगा, वो एक एस्केलेशन कारण बन सकता है। ध्यान रहे कि अगर एस्केलेट होती है चीजें तो ये दोनों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक सैन्य नीति के विरुद्ध है कि जिस प्रकार से कुर्स्क में हमला किया गया, आपने हमला तो कर दिया, अब उसको सस्टेन करने में दिक्कत हो रही है। काउंटर ऑफेंसिव ऑलरेडी शुरू हो चुका है और लगभग 6 इलाकों को रशियन सेनाओं ने जो है पुनः उन पर कब्जा कर लिया है। तो अब उसके साथ में, क्योंकि अब उद्देश्य ये था कि यूक्रेन और नाटो का जो भी नीति रही हो कि हम कुर्स्क में इनको रशिया को पीछे धकेलेंगे, तो ये जो आगे बढ़ रहे हैं तेजी से डोनबास में और यहाँ तक कि वो लीव क्षेत्र में कीव पर भी अटैक किए गए,
ताकि जो है वो यूक्रेन अपने जो सेनाएं हैं उनको डिस्पर्स करे और हटाए। निश्चित रूप से ये एक अच्छी नीति नहीं है, लेकिन ड्रोन के आने के बाद सेनाओं का जो बहुत आना जाना है उस पर प्रभाव पड़ा है। तो इन सब विषम परिस्थितियों में निश्चित रूप से रशिया के लिए एक चुनौती है, लेकिन ये ऐसी नहीं कि रशिया में, ऐसे आने वाले समय में सभी देशों में जहां पर ऐसी सीमा विवाद होंगे और यूक्रेन ड्रोन का इस्तेमाल होगा, ये सभी जो है प्रॉब्लम फेस करेंगे। ये सभी को सीखने की आवश्यकता है, स्पेशली भारत के लिए इसमें बहुत ज्यादा लेसन लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारे दोनों पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर दो हमारे सख्त विरोधी बैठे हैं। तो हमें अब तैयारी भी उस हिसाब से करनी होगी कि हम किस प्रकार जीत पाएंगे। लेकिन अब आते हैं हम यूक्रेन क्षेत्र में कि यूक्रेन में अगर ये मिसाइल जो है, एक दूसरी मिसाइल जो है एटीसीएम की बात कर रहे हैं, उसकी रेंज 300 किलोमीटर है और उसके लिए भी कहा जाता है कि वो जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है उनको भेजने में आसानी होती है। और जब ये मिसाइलें दी गई लॉन्ग रेंज मिसाइलें, तो ये कैवेट था कि आप इनको उन्हीं टारगेट पर जो है दागेंगे जो कि यूक्रेन के भीतर है, बाहर वो नहीं जाना चाहिए। और मजेदार चीज जी, लेकिन मजेदार चीज ये है कि जो एटीसीएम भेजे थे वो बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, वो मीडियम रेंज के थे जो अमेरिका ने दिया था, बाकी देशों ने दिया था। तो वो ये जो मीडियम रेंज के थे, अब जो है यूक्रेन कह रहा है कि हमें लॉन्ग रेंज जो है हमको एटीसीएम दीजिए। तो चीजें जो है इतनी जो है आसान नहीं लग रही है। हमें देखना होगा कि हम शांति की तरफ किस प्रकार से ले जाए। एक और जो है महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि अगर अनुमति देता है यूके, और यूके ने तो इन प्रिंसिपल दे दी है अनुमति कि आप यूज करिए, लेकिन अमेरिका ने उस पर वीटो किया हुआ है। अगर ये देता है तो जो एक कूटनीतिक वर्चस्व है अभी अमेरिका का, नाटो कंट्रीज का, कि रूस ने जो है दूसरे के क्षेत्र में जाके हमला किया है, वो उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि तभी कहा जाएगा कि कूटनीतिक रूप से अमेरिका भी जो है वो समान रूप में आगे शामिल हो रहा है। लेकिन तो चीजें इतनी सहज नहीं है और पूरा पिक्चर बदल जाएगी, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अशोक जी, जंग का दायरा लगातार 2.5 साल से अगर देखें तो यूक्रेन और रूस के बीच में जंग का दायरा लगातार बदल रहा है, नए नए आयाम शामिल हो रहे हैं। यूक्रेन का राष्ट्रपति का यह कहना है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल अगर मिल जाता है तो इससे हम जंग खत्म कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इससे जंग खत्म होगा, जंग का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, मैं समझता हूं इससे अगर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इससे जंग खत्म होने का ऐसा वो नहीं आएगा, परंतु इसमें जो बात होगी, जो दोनों साइड्स अपने लिए ज्यादा एडवांटेज लेना चाहती हैं, क्योंकि अब करीब 18-20% रूस ने ऑक्यूपाई कर लिया है, यूक्रेन ने भी कुछ ऑक्यूपाई कर लिया है। अब वो समझते हैं जो अगर थोड़ा और टेरिटरी या और उनके लिए विनाशकारी वेपनरी वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो एडवांटेज थोड़ा यूक्रेन के हाथ में आ जाएगा। अभी तक एडवांटेज रूस के हाथ में रहा है, परंतु वो चाहते हैं जो इससे पहले की नेगोशिएशन शुरू हो, बातचीत शुरू हो इस युद्ध को खत्म करने के लिए। आपको मालूम है भारत भी बहुत तेजी से इसमें बढ़ रहा है, तो इससे पहले कि ये सब बातचीत शुरू हो तो उनके पास जितना ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज वो बना सकते हैं वो बनाने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। परंतु आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए, नहीं, मेरे विचार से ऐसा नहीं होगा। दायरा वही रहा है, यूक्रेन के अंदर का दायरा रहा है, थोड़ा सा रूस के अंदर गया है, तो वैसा ही मेरे विचार से रहने वाला है आगे चलते हुए समय में। सर गुरप्रीत पांडे, क्या लगता है कि रूस के पास ऐसे मिसाइल हैं, ऐसे हथियार हैं कि अगर इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाती, इन प्रिंसिपल यूके भी दे चुका, अमेरिका भी बहुत ज्यादा परवाह नहीं कर रहा है क्योंकि बाइडेन को भी अपने आप को साबित करना है, तो क्या रूस के पास इतने हथियार हैं, मिसाइल हैं कि वो नाटो को टारगेट कर सकता है, सबक सिखा सकता है? देखिए, अगर आप जब नाटो कह रहे हैं इसका मतलब कि वो यूक्रेन सीमा के बाहर चला गया युद्ध और एस्केलेट हो गया। निश्चित रूप से अगर आप देखें तो जो एयर एलिमेंट है, एयर कंपोनेंट है इस वॉर में पिछले 2.5 साल में, हमको सबको लगता था जब ये युद्ध शुरू हुआ 2022 में कि बस ये मुश्किल से महीने भर चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा, हफ्ते 10 दिन की बात की जा रही थी, क्योंकि यूक्रेन की जो अगर कागजों पर जो क्षमता दिखाई गई थी वो बहुत ही मामूली थी। उसके बाद कुछ जहाज थे मुश्किल से, और 15-25-30 जो है वो हेलीकॉप्टर थे, तो बहुत ज्यादा क्षमता नहीं थी, और जो भी था वो रशियन ही था। तो उस पर उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन
जैसे जैसे समय बढ़ता गया नाटो ने जो है उसको दूसरा रूप दे दिया और ये एक टेस्ट बेड की तरह बन गया और वहां पर कई ऐसे ऐसे मिसाइलें और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया जो कि अभी लैब में थे और उनको देखा गया हकीकत में उनका क्या प्रभाव पड़ता है युद्ध पर। तो जो चीजें बढ़ती गई आगे वो निश्चित रूप से अगर क्षेत्र के बाहर जाता है तो कुछ रिजर्व जरूर रखा है, क्योंकि देखिए पुतिन बहुत ही जो है स्ट्रेटेजिक रहे हैं और शूर रहे हैं इस युद्ध के मामले में। और वो रशिया ने एक और चीज अगर आपने नोट की हो, वो लंबे वॉर के बारे में ज्यादा सोचता है कि आप लंबे समय तक लड़ाई लड़िए ताकि दूसरी विपक्षी सेना है उसका मनोबल गिर जाए और उसके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी प्रॉब्लम हो। देखिए रूस ने अपनी सभी चीजों को 2.5 साल अकेले लड़ना, देखिए यूक्रेन के पास जो है 32 देशों की सहायता है और सभी मॉडर्न कंट्रीज हैं, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट उनके पास है और रशिया अकेला है। साथ में हम सुनते हैं कि ईरान और चाइना कभी कोई मदद करता है और कई बार नॉर्थ कोरिया का नाम भी लिया जाता है, लेकिन कितना सपोर्ट मिल पा रहा है ये हम सब जानते हैं। वो उसके अनुपात में जो नेटो कंट्रीज दे रहे हैं यूक्रेन को उसके मुकाबले में वो लगभग नगण्य से है। लेकिन अगर ये रूस को पता है कि अगर चीज बढ़ती है वर्ल्ड वॉर 3 जिसे तथाकथित कहा जा रहा है तो उस क्षेत्र समय में उनको सबसे लड़ना होगा और निश्चित रूप से जब लड़ाई होगी तो हो सकता है कि चाइना और ईरान भी बीच में अखाड़े में उतर आए। नहीं, मेरा सीधा सवाल ये था, जिस तरह से रूस ने पुतिन ने धमकी दी है कि जहां से ये मिसाइल फायर होता है या जो भी उसको सपोर्ट करता है लंबी दूरी के मिसाइल को, हम उसको टारगेट करेंगे, हिट करेंगे, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई हो। क्या रूस के पास ऐसे मिसाइल, ऐसे वेपन सिस्टम है कि उनको सबक सिखा सके? खासतौर नेटो के निश्चित रूप से उनकी इन्वेंट्री में लॉन्ग देखिए अगर हम देखें तो जब बाइपोलर वर्ल्ड रहा है और रूस और अमेरिका के बीच में तनाव रहा है तो उन्होंने लंबी दूरी की ब्लास्टिंग इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स का, आईसीबीएम्स का, हम सब जानते हैं कि उनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो कि 5000, 6000, 10,000 किलोमीटर जा सकती हैं और साथ में न्यूक्लियर वॉर हेड भी ले जा सकती हैं। तो ऐसे माहौल में ये कहना कि वो मिसाइलें को प्रयोग तभी तो हुआ नहीं है, वो कहाँ गई मिसाइलें? निश्चित रूप से वो उनकी किटी में पड़ी है, इन्वेंट्री में है और जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है उनके अभी पूरे जहाज नहीं इस्तेमाल किए हैं। आप देखिए कि एयर डिनाइल का कॉन्सेप्ट एक आया है कि हम यूज नहीं करेंगे, हम बचा कर रखेंगे। किस लिए बचा कर रखेंगे? जो डीपेनिट्रेशन उनके पास स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है वो कहां गए, वो सब रिजर्व में रखें ताकि वो अगर स्थिति पहुंचती है जबकि वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो इनका इस्तेमाल कर सके। तो निश्चित रूप से यूक्रेन रशिया के पास वो तमाम जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए, उनको लड़ने के लिए वो निश्चित रूप से होंगे और साथ में कूटनीतिक तौर पर चाहेगा कि चीन भी उसके साथ इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि अगर जब युद्ध होगा तो यूके भी जिसमें युद्ध में आएगा और यूरोपियन कंट्रीज भी आएंगे सारे, और सब जब लड़ेंगे तो निश्चित रूप से टर्की और कई सारे देश जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है वो स्थिति आएगी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा समय मेरे ख्याल से गया, इतना इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड हो गया है अभी, हम एक दूसरे पर इतना निर्भर हैं कि हम महायुद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ, बात जरूर करते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक मनोबल को तोड़ने का एक रास्ता बन गया है। तो वेस्टर्न मीडिया ने जिस प्रकार से किया, आप देख रहे हैं कि वो हर दिन आता है जिससे लगता है कि युद्ध तो यूक्रेन ने जीत लिया, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है दोनों तरफ की हमें खबरें नहीं मिलती है, हमें जो है वन साइडेड पिक्चर मिलती है और उसके आधार पर हमें अपना अनुमान लगाना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं जब फील्ड पर लड़ाई होती है तो इतना आसानी से नहीं होती कि वो एक आदमी ने मिसाइल लॉन्च की और लग गई। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं स्टॉर्म शैडो की, 30 फीट का कोलेटरल डैमेज की संभावना इसमें रहती है इतना प्रिसीजन के बाद भी। और एटीसीएम्स को, और क्योंकि इसमें काफी खामियां हैं, इसको दूर करने के लिए प्रिसाइज स्ट्राइक मिसाइल्स का जो है वो अभी डिजाइन हो रहा है, वो प्रोडक्शन में आने वाली है। तो अगर खामियां नहीं होती, अगर 100% प्रूफ होते तो निश्चित रूप से उनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो समय के साथ चीजें जो है वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। जैसे जैसे चीजें जो है वो युद्ध क्षेत्र डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से नई नई चीज बनाई जा रही है। लेकिन अशोक सर, मेरा वही सवाल था कि अगर जो है, अगर सपोज किसी के मास्को पर जो हमला होता है, स्टॉर्म शैडो मिसाइल का अगर हमला होता है, तो पुतिन जो है, क्या लगता है नहीं है कि जो नाटो कंट्रीज हैं उनको हिट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास देखिए ये जी देखिए प्रश्न ये आपका हाइपोथेटिकल है थोड़ा, जो मॉस्को के ऊपर हमला होता है और किसी जगह पर हमला हो तो मैं समझ सकता हूं, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले, रूस का, जी मैं ये बताना चाहूंगा, जो ना तो अमेरिका, ना पश्चिमी देश, ना रूस वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते हैं। जिसे कहा जाता है वो बिग रेड लाइन है, रूबिकॉन है, उसको वो क्रॉस कोई नहीं करना चाहता है। इसीलिए आपने देखा है पिछले 2 साल
7-8 महीने हो गए हैं जब से युद्ध चल रहा है, परंतु अमेरिका ने बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है यूक्रेन को जो वो रूस के अंदर जाकर स्ट्राइक करे, वार करे। वो केवल अपनी डिफेंसिव वेपन्स, उसने जब हिमार भी उसको दिए थे तो तब भी कहा था जो आपकी लिमिट है, जो रेंज है 70-75 किलोमीटर रहेगी, आपको 350 किलोमीटर उसकी नहीं मिलेगी रेंज, क्योंकि अगर वो रूस के अंदर अटैक करते हैं तो उसका जो रिएक्शन हो सकता है वो काफी विध्वंसक हो सकता है। मैं इसमें बिल्कुल कन्विंस्ड हूं, जो चाहे अगर इस स्टॉर्म का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, परंतु रूस किसी भी नेटो देश को डायरेक्टली अटैक नहीं करने वाला है, क्योंकि उसको मालूम है जो उसका जो रिएक्शन होगा वो बिल्कुल उसके लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं होगा। तो रूस ये करने वाला नहीं है। वो अपने अटैक्स और क्षेत्रों में, लवीव में, वेस्टर्न यूक्रेन में, इधर उधर और करने शुरू कर दे, परंतु किसी नेटो पर जो डायरेक्ट अटैक है वो नहीं करेगा, जिसमें वो जो कुछ भी करेगा उसमें डिनायबिलिटी होगी। जो हमने ये जो किया है वो कैसे हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है, ऐसे हुआ है, परंतु डायरेक्टली कोई अटैक वो नेटो देशों में नहीं करने वाला है, क्योंकि उसका हश्र जो होगा वो बहुत ही रूस के लिए भी खराब होगा, पूरे उस रीजन के लिए भी खराब होगा, पूरे विश्व के लिए खराब होगा। तो उन दोनों में से और इन सभी शक्तियां जो है वहां पर कोई नहीं चाहती हैं जो ऐसे हालात में पहुंचे। इसीलिए मैंने आपको बताया है, जो देखिए अगर यूक्रेन वहां पर जाकर कुर्स्क का इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है और तब भी रूस का अगर जो रिएक्शन है वो आपने देखा है, जो आप यूक्रेन में है उसको थोड़ा सा आप और वहां पर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं, जो अगर स्टॉर्म उसकी धमकी को लेना चाहिए, बिल्कुल मान्यता देनी चाहिए, परंतु मेरा मानना ये है जो अगर उसका इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, तो अगर आपका प्रश्न है जो रूस क्या नेटो देशों पर हमला करेगा, तो मैं कहूंगा रूस का इसमें करने में कोई ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन कई सारे जो नेबरिंग कंट्री, अगर रूस की बात करें, जो ऑलरेडी नेटो में है, चाहे हंगरी की बात करें, ग्रीस की बात करें, उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ से इस तरह के मिसाइल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेटो को साफ तौर पर कहा है। तो क्या एक घबराहट देख सकते हैं सर? नहीं नहीं, मैं इसे घबराहट नहीं करूंगा। मैं इसे कहूंगा प्रैक्टिकलिटी, रियल पॉलिटिक, जो उनको पता है जो अगर वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वो उसी का बिल्कुल देखिए अदर साइड ऑफ द मिरर है, जो क्योंकि रूस नहीं अटैक करना चाहता डायरेक्टली नेटो देशों को, नेटो देश भी नहीं चाहते जो अपनी तरफ से कोई डायरेक्ट अटैक हो, फर्स्ट अटैक हो रूस की तरफ, क्योंकि उससे फिर रूस को ये बहाना मिल जाएगा जो आपने नेटो ने हमारे ऊपर अटैक किया है, डायरेक्टली अटैक किया है। क्योंकि ये तो देखिए पिछले 2-2.5 साल से मालूम है, जो भी वेपनरी आ रही है ये यूक्रेन के पास तो है नहीं, वेपनरी तो वहां से आ रही है। अब रूस के पास भी वेपनरी है, वो कहते हैं चीन की तरफ से ड्यूअल यूज कुछ ऐसी आ रहे हैं, सामान आ रहा है, नॉर्थ कोरिया से आ रहा है, ड्रोन्स आ रहे हैं यहाँ से, ईरान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं ईरान से। तो ये सब चीजें तो हो रहा है, सभी को मालूम है इसके बारे में, परंतु डायरेक्टली किसी नेटो देश का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही मेरे विचार से होगा। वेस्ट भी इसमें, पश्चिम देश अमेरिका भी इसमें बहुत ही सतर्कता से इसमें काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको इतना समय लग रहा है इस निर्णय पर पहुंचने के लिए जो इनको अलाउ किया जाए, परमिशन दी जाए या न दी जाए। तो मैं नहीं समझता हूं कोई नेटो देश डायरेक्टली, जो 30-32 देश हो गए हैं अब, डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होगा, और रूस भी किसी नेटो देश पर डायरेक्टली अटैक करने वाला है, चाहे वो ये वाली मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल हो या इनका इस्तेमाल नहीं हो। चलिए सर, अच्छी बात है, जंग का दायरा ना बढ़े, बातचीत से मामला सुलझे रूस और यूक्रेन के बीच में। आप दोनों मेहमान सर हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा की सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर एनडीटीवी से बात करने के लिए सर। थैंक यू सर। आपका धन्यवाद।